जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग फिर से पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है टाइप्स ऑफ रिट्स का टॉपिक हमारा। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनेंगे कुछ चीज़ों को, पहले फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं बेसिकली। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा चैप्टर है उसमें टोटल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स है। हालांकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो 14 से लेकर 32 तक ही है बेसिकली, जिसमें अब 31 वो भी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, सो ध्यान से सुनेंगे। अब जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं बेसिकली 14 से लेकर 32 के बीच में, इनमें से अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ध्यान से सुनना है बातों को और चीजों को समझना है बेसिकली पहले तो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट जाने का आपका अधिकार है ना, ये खुद एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32 क्लोज 1। ध्यान से सुनेंगे बात को भाई। देखो, देखते चलो। देखिए, 32 क्लोज 1 के अंदर ना पब्लिक का राइट होता है बेसिकली। पब्लिक का राइट है कि वो कहां जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे? अगर उनका कोई फंडामेंटल राइट क्या हुआ है, वॉयलेट हुआ है, तभी वो डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं भाई। ठीक है, अगर पब्लिक का कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 क्लोज 1। यानी कि ये खुद में आपका एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आपका खुद में एक फंडामेंटल राइट है। अब आप तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ था कोई भी, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे बेसिकली। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो ये पावर होनी चाहिए ना कि वो आपके फंडामेंटल राइट को वैलिडेट करवा के दे सके। उसी के लिए 32 क्लोज 2 के अंदर बच्चों, 32 क्लोज 2 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है किस चीज की? रिट इशू करने की, कि वो रिट इशू कर सकते हैं बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्या इशू कर सकते हैं? रिट। व्हाट इज रिट? रिट बेसिकली एक फॉर्मल ऑर्डर होता है। फॉर्मल ऑर्डर है जो कोर्ट जारी करेगा, जिस भी केस के लिए जारी करेगा वो कोर्ट जारी कर सकता है। तो हमने दो चीजें पढ़ी अभी, ये कि 32 क्लोज 1 के तहत तो पब्लिक सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अगर उनका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, और 32 क्लोज 2 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की, लोगों के फंडामेंटल राइट को वैलिडेट करवा के देने के लिए। तो आई होप सो कि ये दो चीजें क्लियर है। ठीक है, अब देखो एक दो फैक्ट और ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो अंडर आर्टिकल 32 क्लोज 1। आप अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ध्यान से सुनना बात को भाई। अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो 32 क्लोज 1 के तहत, बट आप इसके साथ साथ हाई कोर्ट भी जा सकते हो। मतलब जरूरी नहीं पहले सुप्रीम कोर्ट गए, पहले हाई कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। एक चीज और ध्यान रखनी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दो कोर्ट के पास ही हमारे देश के अंदर रिट इशू करने की पावर है। मतलब अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो उसकी सुनवाई इन दो कोर्ट में ही हो सकती है, या तो किसी ना किसी हाई कोर्ट में, या फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट देखिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर नहीं है। यानी अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता है। आप जा सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि आपको नहीं पता अगर, बट आपके केस को डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। इज इट क्लियर? सवाल यह भी आ सकता है कि अगर फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह पावर देनी हो कि रिट इशू करने की पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी देनी हो, तो पावर देगा कौन? सो इसका आंसर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये पावर देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कि अब से आप भी फंडामेंटल राइट केस की सुनवाई कर सकते हो और आप भी रिट इशू कर सकते हो। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है, दो ही कोर्ट है जिनके पास रिट इशू करने की पावर है, वो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की रिट है जो इशू की जा सकती है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब यहां से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं अपने प्रॉपर। वो है टाइप्स ऑफ रिट्स। टाइप्स ऑफ रिट्स। सो देखिए बच्चों, टोटल 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं। जो हमारी सबसे पहली रिट है ना, उसको कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। जो सबसे पहली रिट है हमारी, उसको कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का जो लिटरल मीनिंग होता है बच्चों, वो है टू हैव द बॉडी ऑफ। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अभी क्या होता है, अभी समझेंगे ध्यान से। देखिए बच्चों, एक बात तो क्लियर हो गई है कि रिट कब इशू की जाएगी? जब किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तब रिट इशू होगी। 5 तरह की रिट्स होती है, पांचों में से कौन सी कब इशू होगी वो डिपेंड करेगा कौन से टाइप का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है बेसिकली। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि हैबियस कॉर्पस कब बेसिकली इशू की जाएगी। अब ध्यान से सुनेंगे बात को। सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है जिसको पुलिस ने डिटेन करके रख लिया, पुलिस ने गिरफ्तार करके रख लिया। अब अंडर आर्टिकल 22 एक पर्सन का फंडामेंटल राइट होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होता है, उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उस पर्सन को कोर्ट में पेश नहीं किया,
तो यानी अब उसका आर्टिकल 22 वॉयलेट हो गया है, आर्टिकल 22 उसका वॉयलेट हो गया। अब क्योंकि वो पर्सन खुद तो जेल में है बेसिकली, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच नहीं कर सकता किसी तरीके से, तो उसका कोई रिलेटिव, उसके घर वाले, उसका कोई फ्रेंड, कोई जानने वाला, कोई भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि ऐसे ऐसे करके हमारा एक पर्सन को पुलिस ने 24 घंटे से ज्यादा हो गए डिटेन करके रखा हुआ है और वो उसको कोर्ट में पेश नहीं कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर पुलिस के खिलाफ, उन पर्टिकुलर अथॉरिटीज के खिलाफ एक रिट जारी करेगा हैबियस कॉर्पस नाम का, और उन्हें कहा जाएगा टू ब्रिंग द बॉडी या टू हैव द बॉडी, की उसकी बॉडी को बेसिकली उस पर्सन को यहां सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट उस केस की सुनवाई करेगा कि क्या एक्चुअल में पुलिस ने इलीगल डिटेंशन किया है, क्या ये गैर कानूनी तरीके से पर्सन को डिटेन करके रखा है, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से पुलिस ने डिटेन करके रखा हुआ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पाएगा कि आपकी जो डिटेंशन है वो इलीगल हुई है, तो तुरंत प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट आपको वहां से रिहा करवा देगा, बेसिकली ये पुलिस की डिटेंशन से निकलवा देगा। सो हैबियस कॉर्पस एक पर्सन की लिबर्टी को, इसको कहा जाता है कि कौन सी वो रिट है जो एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को एश्योर करती है, तो वो है हैबियस कॉर्पस। और ये काम कब आती है बच्चों? ये काम आती है इलीगल डिटेंशन के केस में। जब किसी पर्सन की इलीगल डिटेंशन करके रखी गई हो तब ये रिट काम आती है बेसिकली। इज इट क्लियर? सर क्या ये रिट सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ इशू की जा सकती है? अगर मान लीजिए किसी को उसका पड़ोसी बंदी बना के रख ले कहीं पर, कि पड़ोसी ने उसको कैद करके रख लिया, वो छोड़ ही नहीं रहा उसे बेसिकली, तो हाँ ये रिट जो है वो पब्लिक अथॉरिटी प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल किसी के भी खिलाफ इशू की जा सकती है भैया, ठीक है। उस पर्सन के खिलाफ भी की जा सकती है कि आपने किसी को बंदी बना के कैसे रखा हुआ है। सो पब्लिक अथॉरिटी प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ इशू की जा सकती है कौन सी रिट बच्चों? हैबियस कॉर्पस। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इस रिट को लेकर यह भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है वो पर्सन जो एग्रीव्ड पर्सन है वो खुद ही जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी जा सकता है उसके बेसिस पर बेसिकली, क्योंकि वो खुद तो जेल में है ना पर्सन। इज इट क्लियर? सो हैबियस कॉर्पस एक पर्सन की लिबर्टी को एश्योर करता है, इलीगल डिटेंशन के केस में काम आता है, और पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के खिलाफ इशू किया जा सकता है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया इस चीज को कि हैबियस कॉर्पस कब काम आएगा और कोर्ट कब इसको इशू करता है बेसिकली। इज इट क्लियर? हाँ, इसमें यह भी है, अगर उस पर्सन की डिटेंशन को लीगल पाया गया कि पुलिस का जो तरीका था, जो कुछ और रीजन था बेसिकली कि पुलिस को क्यों नहीं पेश कर पाई 24 घंटे के अंदर, तब हर केस में कोर्ट आपको वो करने वाला नहीं है कि हर एक की इलीगल डिटेंशन हुई है, ऐसा भी नहीं होगा। फिर तो कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार ही नहीं करके रख पाएगी। तो अगर कोर्ट चेक करेगा कि डिटेंशन इलीगल है या लीगल है, अगर डिटेंशन लीगल हुई तो फिर आपको वापस जेल में भेज दिया जाएगा, तब कुछ नहीं होने वाला बेसिकली। लेकिन अगर डिटेंशन इलीगल हुई तो आपको वहां से छोड़ दिया जाएगा, या पुलिस कोर्ट जो है वो आपको रिहा करने का ऑर्डर जारी करेगी। इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट देखो, सेकंड जो रिट है हमारी बच्चों वो है मैंडेमस। सेकंड रिट आती है मैंडेमस। अब देखिए मैंडेमस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है वी कमांड। अब इस रिट के अंदर एक चीज तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि ये रिट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के लिए होती है, पब्लिक अथॉरिटीज। इसे प्राइवेट के लिए ये रिट नहीं होती है बच्चों, मतलब अभी है क्या वो मैं बताता हूं आपको, लेकिन प्राइवेट के लिए ये रिट नहीं होती है। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे कि है क्या है। देखिए आर्टिकल 19 के अंदर हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी जॉब, जो हमारा दिल चले, जो चीज लीगल हो वो कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपने कोई बिजनेस प्लान किया है, लेकिन उस बिजनेस को करने से पहले आपको कुछ डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ रही है, बेसिकली उनकी परमिशन चाहिए आपको। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है जो आपकी फाइल पूरी होने के बावजूद भी उसको लटकाए जा रहे हैं। अब उसका कोई भी रीजन हो सकता है भाई, वो कल को करप्शन के भी बेसिस पर हो सकता है, या कोई वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस कर रहे हैं बेसिकली वो, लेकिन उसकी वजह से आपका बिजनेस डिले होता जा रहा है। अब इससे बात क्या निकल के आई कि आपका आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है, कि आपको अपनी मर्जी से काम नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों? उसका वो बेसिकली वो कागजी कार्रवाई की वजह से, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ पूरा है। तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो आर्टिकल 19 के वॉयलेशन के बेसिस पर। अब सुप्रीम कोर्ट उस गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ, जो भी वो ऑफिस होगा बेसिकली, जो भी वो बॉडी होगी या जो भी वो पर्सन होगा, उसके खिलाफ एक रिट जारी करेगा मैंडेमस नाम का, और उसे कहेगा कि वी कमांड यू, यानी हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि ये काम आपका है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट बॉडीज को उनका काम याद दिलवाने के लिए ये रिट रखी गई है भाई, और ऐसा है भी, आप देखते हैं बाहर के ऐसा होता ही है बेसिकली, ठीक है। सो ये रिट कब काम आती है? When a public authority is not performing his or her duties accordingly, then this writ comes into basically existence, तब ये कोर्ट ये रिट इसको जारी करता है, ठीक है। बट क्या ध्यान रखना हमें कि ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ है, और हाँ
क्या इस रिट के लिए कोई भी कोर्ट जा सकता है या एग्रीव्ड इंडिविजुअल ही जाएगा? तो इस केस में वही पर्सन जाएगा जिसका फंडामेंटल राइट वोलेट हुआ है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी चला गया कोर्ट के अंदर, बेसिकली मतलब उसके बेस पर कोई नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? और ये है सिर्फ किसके लिए? पब्लिक अथॉरिटीज। अब पब्लिक अथॉरिटीज में हर कोई आ जाता है, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट भी आ जाती है। भाई ये रिट गवर्नमेंट के खिलाफ भी इशू की जा सकती है। हाँ, ये रिट किसके खिलाफ नहीं इशू की जा सकती? तो एक तो राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट, इनके खिलाफ नहीं की जा सकती है, और दूसरे गवर्नर, और भी कई सारे ऑफिसेज हैं ऐसे बेसिकली जिनके खिलाफ ये नहीं इशू होती है। बट यहां तो इनको ध्यान रखिए आप कि मैंडेमस प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है। इवन गवर्नमेंट यानी सरकार तक के ऊपर ये रिट इशू की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। कौन कौन सी कोर्ट के द्वारा? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इज इट क्लियर? रिट इशू करने की पावर इन्हीं दो कोर्ट्स के पास। सो दिस इज मैंडेमस बेसिकली, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल को उनका काम याद दिलवाया। इज इट क्लियर? बट सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड जो हमारी रिट है बच्चों, वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का जो लिटरल मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है टू प्रिवेंट। अब देखिए, एक बात तो यहां पे पहले ध्यान रखिएगा कि प्रोहिबिशन एक ऐसी रिट है बच्चों जो कोर्ट टू कोर्ट चलती है। यानी कि एक हायर कोर्ट इशू करता है किस कोर्ट के खिलाफ? लोअर कोर्ट के खिलाफ। एक हायर कोर्ट इशू करेगा किस कोर्ट के खिलाफ? लोअर कोर्ट के खिलाफ। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल देखते हैं। पहले तो हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट का मतलब क्या हो गया? यानी सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट इशू कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है क्या? नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर नहीं है। तो जो उनसे लोअर ट्रिब्यूनल्स होती हैं, जो लोअर कोर्ट होती है, उनके खिलाफ रिट इशू नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिट इशू करने की पावर दो ही कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इज इट क्लियर? सो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ। ठीक है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। कब करेगा? अब देखिए, जब भी कोई लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रहा है, यानी कि उस केस की सुनवाई करने की पावर उसके पास नहीं है और वो उसकी सुनवाई कर रहे हैं, तब एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ एक रिट जारी करेगा प्रोहिबिशन नाम का, कि सर ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में मैटर नहीं आता है, इस केस को ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट केस की सुनवाई करने की पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं होती है, बट इन केस किसी कोर्ट में एक कार्रवाई चल रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फंडामेंटल राइट केस की सुनवाई कर रहा है, तो ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट के खिलाफ ये रिट जारी करेगा प्रोहिबिशन, और उनको रोक दिया जाएगा, मतलब प्रिवेंट। इज इट क्लियर? टू प्रिवेंट। बिफोर द जजमेंट होती है, ध्यान रखना भाई, ये रिट इशू होती है बिफोर द जजमेंट। अभी उन्होंने केस की सुनवाई चल रही है, जजमेंट नहीं दिया बेसिकली, बिफोर द जजमेंट, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि दिस रिट इज प्रिवेंटिव इन नेचर। प्रिवेंटिव है ये, अभी जजमेंट हुआ नहीं है, उससे पहले रोक दिया गया है बेसिकली। ठीक है, सपोज करो कोई ऐसा एग्जांपल ले लो आप, मान लीजिए कि किसी ने कोई मर्डर कर दिया, अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश कर दिया, भाई वहीं जाएगा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज उसकी सुनवाई करने लगा, लेकिन उस जिसने मर्डर किया तो उसने कहा कि मेरी एज तो 15 साल है, और अगर मेरी एज 15 साल है तो आप यहां पर तो इसकी केस की सुनवाई हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये तो जुवेनाइल कोर्ट का मैटर है बेसिकली। तो ऐसे में अगर उसकी सुनवाई चल रही है, 15 साल के लड़के की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है, ना कि जुवेनाइल कोर्ट में, तो ऐसे में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ रिट जारी करेगा प्रोहिबिशन नाम का, कि सर ये मैटर आपकी ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, जुवेनाइल कोर्ट का है, इसको वहां ट्रांसफर कर दो, या जो भी इसका अगला प्रोसेस है वो करिए। उनको रोक दिया है। इज इट क्लियर? सो ये एक हायर कोर्ट इशू करता है किसके खिलाफ? लोअर कोर्ट के खिलाफ। आई होप सो दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट रिट देखिए बच्चों। नेक्स्ट रिट आती है सर्श्योरारी। सर्श्योरारी, देखिए इसका लिटरल मीनिंग होता है वैसे तो टू फॉरबिड या टू क्वैश द जजमेंट बेसिकली। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बात को। अब देखिए, या इसमें ना इसका दूसरा मीनिंग लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहां पे टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड, इस मीनिंग से समझते हैं इसको, टू बी सर्टिफाइड। तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए सेम प्रोसेस है जैसे पिछली का था प्रोहिबिशन का, यानी ये भी एक हायर कोर्ट इशू करता है, हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट के खिलाफ, ये भी एक हायर कोर्ट इशू करेगा एक लोअर कोर्ट के खिलाफ, लेकिन कब करेगा भाई? स्टेज बदल जाती है। कैसे? वो था जो प्रिवेंटिव था बेसिकली, जो प्रोहिबिशन था वो था बिफोर द जजमेंट, सर्श्योरारी बच्चों होता है आफ्टर द जजमेंट। यानी जब किसी लोअर कोर्ट ने एक ऐसे केस में फैसला सुना दिया है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था। मैंने अभी बताया ना कि एक जुवेनाइल कोर्ट का मैटर था, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने मान लो फैसला सुना दिया, उस लड़के को दोषी यानी क्रिमिनल घोषित करके उसको सजा सुना दी,
बट ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आता। तो अब जो हायर कोर्ट है वो उनसे कहेगा कि ये मैटर आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था, तो उनके खिलाफ एक रिट जारी की जाएगी सर्शोरारी नाम की, और उनकी जजमेंट को क्वैश कर दिया जाएगा। सो बेसिकली इसको यूज किया जाता है टू क्वैश द जजमेंट, कि ये जजमेंट आपका मैटर था ही नहीं, आपने इसमें फैसला दे कैसे दिया, टू क्वैश द जजमेंट। इज इट क्लियर? सो दिस इज सर्शोरारी, बस स्टेज का फर्क होता है। हालांकि ध्यान रखेंगे प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर कोर्ट्स के खिलाफ इशू हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के खिलाफ इशू नहीं हो सकती है। लेकिन जो सर्शोरारी है आपकी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के खिलाफ भी इशू की जा सकती है, उनके किसी ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए, साथ साथ कोर्ट के खिलाफ तो हो ही सकती है बेसिकली। इज इट क्लियर? सो ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल सभी बॉडीज के लिए होती है सर्शोरारी आपकी। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है। सो ये थी फोर्थ रिट हमारी जो हमने पढ़ी। अभी देखिए नेक्स्ट जो लास्ट रिट आती है बच्चों, फिफ्थ, वो है क्यूओ वारंटो। भाई आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, ठीक है। और आपके सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि एक आम आदमी सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का एक ऐसा केस है जिसमें वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो देखिए क्यूओ वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बच्चों बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। अभी समझते हैं क्या है। पहले ये ध्यान रखिए कि ये रिट भी जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ इशू की जा सकती है, सरकारी अफसरों के खिलाफ इशू की जा सकती है, प्राइवेट के खिलाफ इशू इसको नहीं किया जा सकता बच्चों, क्यूओ वारंटो को, ठीक है क्या? सपोज कीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो सरकारी लग गया, मान के चलते हैं कि वो सरकारी लग चुका है, एक पर्सन है जो सरकारी कामकाज कर रहा है, लेकिन उसकी जो पोस्ट, जिस पोस्ट पर वो बैठा है ना, उसकी ना तो कोई ओपन रिक्रूटमेंट आई कि कोई न्यूज़पेपर में आया, कोई वेबसाइट पे आया, कैसे उसकी रिक्रूटमेंट हुई, उसका एग्जाम कब हुआ, इसका इंटरव्यू कब हुआ, कुछ नहीं हुआ। यानी कि उस पर्सन को डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया गया एक गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर, जिस बिना पब्लिक को बताए। इससे क्या पता लगता है कि उस पर्सन की पहले से कोई सांठगांठ थी? तो तब उस पर्सन से पूछा जा सकता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन दिस चेयर। ये सपोज कीजिए कि कोई एक पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठा है, बट वो उस पोस्ट का काम करने के लायक ही नहीं है। सपोज उसकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, उसके पास ग्रेजुएशन नहीं है, या उसकी ट्रेनिंग या कुछ भी कह लो आप, वो काम नहीं कर पा रहा उस पोस्ट का। तो अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन किसी क्वालिफाइड पोस्ट के ऊपर बैठा है, तो उसको चेक करने के लिए बेसिकली रिट को इशू किया जा सकता है। तो उस पर्सन से पूछा जा सकता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन दिस चेयर। तो तब कौन सा रिट इशू होगा बच्चों? क्यूओ वारंटो। इज इट क्लियर? कौन सा रिट इशू होगा? क्यूओ वारंट। तो ये आता है बेसिकली पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ उनकी वैलिडिटी या उनकी जॉब की उसको चेक करने, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चेक करने के लिए इसको इशू किया जाता है क्यूओ वारंटों को। बट ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ होता है, प्राइवेट ऑफिशियल्स के खिलाफ ये नहीं होता है, इसको ध्यान रखना बात को, ठीक है। सो ये थी आपकी 5 टाइप की रिट, कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी और क्यूओ वारंटो। आई होप सो कि 5 की 5 रिट क्लियर हो गई होंगी। आर्टिकल 32 क्लोज 2 का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। एक बात और भी ध्यान रखेंगे यहीं पर, रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए इशू नहीं होती है। मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तो जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए कर सकता है, लेकिन जो आपका हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट केस के साथ साथ बेसिकली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, जो लीगल राइट्स होते हैं, उनके लिए भी रिट इशू कर सकता है। इज इट क्लियर? तो हाई कोर्ट की जो नंबर ऑफ केसेस सुनने की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट केस की सुनवाई करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जैसे राइट टू वोट हो गया, वो तो आपका वॉयलेट होता है, या आपका कोई लीगल राइट है जैसे राइट टू फूड हो गया बेसिकली, वो आपका वॉयलेट होता है, तो तब आपके सिर्फ हाई कोर्ट ही आप अप्रोच कर सकते हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इज इट क्लियर? बस फर्क ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर जारी करता है तो वो पैन इंडिया में वैलिड होता है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन का जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो ज्यादा होती है। हाई कोर्ट अगर कोई रिट इशू करता है तो उसके अपने स्टेट में लागू होता है बेसिकली वो, या जिन जिन स्टेट्स के ऊपर उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा। इज इट क्लियर? सो टेरिटोरियल वाइज सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा है, बट अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो फिर हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा है बच्चों। इज इट क्लियर? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता है। फ्यूचर में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर दी भी जाएगी तो वो पावर कौन देगा? पार्लियामेंट। आई होप तो रिट्स को लेकर सब कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चों। फिर भी कुछ रह जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।